गुड मॉर्निंग। कल हमने एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि ये जो थ्योरी दी गई थी ये कुछ हद तक इसकी मान्यता सही भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी थ्योरीज दी गई है अबाउट ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज के लिए। ठीक है, तो ये जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, इन दोनों के ऊपर क्या होती है, डबल लेयर्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की इनकी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। तो इट अपीयर्स टू हैव अराइजन, और ये ऐसा माना जाता है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो यूकैरियोटिक सेल से ये जो हैं वो दिस अपीयर्स टू हैव अराइजन बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंटरिंग यूकैरियोटिक सेल्स बाय एंडोसाइटोसिस, कि दोनों के ऊपर डबल फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया, पर्पल एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, और जो नॉर्मल एरोबिक बैक्टीरिया है, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, दे आर सिमिलर टू क्लोरोप्लास्ट। और इन दोनों के ऊपर ये जो दोनों बैक्टीरिया है, एरोबिक पर्पल बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके ऊपर तो केवल एक ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाई जाती है। लेकिन जब ये किसी सेल के अंदर कोई दूसरी सेल इनको खा लेती है, एनगल्फ कर लेती है बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, तो क्या होता है कि इनके जब ये अंदर चले जाते हैं, दूसरी होस्ट सेल के अंदर ये घुस जाते हैं, इनको खा लिया जाता है, तो क्या होता है, इनके ऊपर दे आर बाउंड बाय अ वेसिकल। इनके चारों ओर फिर जो पहली तो इनकी अपनी लेयर होती है फॉस्फोलिपिड लेयर, फिर उस लेयर के ऊपर एक और वेसिकल लाइक लेयर बन जाती है, सेकेंड लेयर बन जाती है फॉस्फोलिपिड की। और इसलिए ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनके ऊपर भी, और क्योंकि इनके अंदर भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाई जाती है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये दोनों इन्हीं से प्रोकैरियोटिक सेल से ही बने हैं। लेकिन एग्जैक्ट स्टेप्स कैसे ये बने हैं माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट, ये एग्जैक्ट स्टेप्स दे आर स्टिल कंट्रोवर्शियल और इनका एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं ट्रेस किया जा सकता। देन ऐसा है कि स्पायरोजीट बैक्टीरिया जो है, they have given rise to microtubules and flagellated prokaryote may have contributed the raw material for eukaryotic flagella and cilia। ऐसा माना गया है कि जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया या सीलिया बना है, या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला एंड सीलिया के बनाने के अंदर। साइंटिस्ट सजेस्ट दैट मेम्ब्रेन प्रोलिफरेशन एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन not asymbiotic events, but they led to development of mitochondria and plastids. However, vast majority of studies support that endosymbiotic hypothesis of eukaryotic origin. Now, ये एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस ऑफ यूकैरियोटिक इवोल्यूशन के लिए जो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस दिया गया है, ये इसको कई साइंटिस्ट तो इसको मानते हैं एंड कई कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट हाइपोथेसिस एक्सप्लेनिंग, जो कि ये बता सके कि यूकैरियोटिक सेल का कैसे इवोल्यूशन हुआ। भले ही हम कहें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो फ्लैजिला थे उन्होंने यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला को बनाया है, सीलिया को बनाया, लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते। एंड एंसेस्टर्स ऑफ टू, और आज के ऐसा माना जाता है कि जो हमारे आज के जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सेल्स हैं, इनिशियली तो अर्ली यूकैरियोटिक जो सेल्स थी वो तो थी यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब कि एक कोशिकीय थी, जैसे कि ज़्यादातर प्रोटिस्ट पाए जाते हैं आज की तारीख में। बट
धीरे धीरे समय के साथ में इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुए एंड धीरे धीरे इनके अंदर मल्टी सेल्युलरिटी भी डेवलप हुई, मतलब बहुकोशिकीय हुई ये। और आज की जो हम ये देखते हैं स्पेशलाइज सेल्स, ये उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे ड्यू टू इवोल्यूशनरी चेंजेस इनके अंदर ये मल्टी सेल्युलरिटी इनके अंदर अराइज हुई। देन सेकेंड थ्योरी जो है इसकी एवोल्यूशन के बारे में, वो है डायरेक्ट फिल्ट्रेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से, दे डिड नॉट इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो प्रोकैरियोटिक सेल से नहीं बने, बट दे आर बिलीव टू हैव डेवलप्ड फ्रॉम प्रिमिटिव प्रोटो यूकैरियोटिक सेल्स। और ऐसा माना जाता है कि ये इनका जो इवोल्यूशन है ये प्रिमिटिव पुराने समय में प्रोटो यूकैरियोटिक सेल्स थी, उनसे ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुए हैं या बने हैं या निकले हैं। ऐसा इट इज़ प्रपोज दैट साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स वर फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटो यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोटो यूकैरियोटिक सेल्स जो थी पुराने हज़ारों सालों पहले, उन प्रोटो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या हुआ, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जो प्लाज्मा भित्ति थी, उसके अंदर वो अंदर की तरफ उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होने लगे, बहुत सारे उनके अंदर फोल्ड हुए और उन फोल्ड्स के कारण ये दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज बने। दीज साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स ऑल्सो, और ये जो इन फोल्ड्स के कारण क्या हुआ, कुछ फोल्ड्स टूट गए, टूट के उन्होंने वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स बना लिए, उनके अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ गया और छोटे छोटे वेसिकल्स बन गए। और इन वेसिकल्स के अंदर थोड़े थोड़े कुछ वेसिकल्स के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी आ गए जिनको प्लाज्मिड्स कहते हैं। एंड धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स बने, इन वेसिकल्स से फिर दूसरे ऑर्गेनेलीज जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो बने। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बने हैं इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इस तरह से बने एंड धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आने से हमारी मॉडर्न डे की जो यूकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल बनी। तो फॉर इवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट 3 मॉडल्स दिए गए हैं। पहला है मॉडल ऑफ रेफ एंड महलर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार प्रोटो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती थी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा माना जाता है कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के लिए कुछ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होते थे जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया भी होती थी। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इसका इन्वेजिनेशन हुआ टू प्रोड्यूस फ्री, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इस फोल्ड्स होकर अंदर की तरफ धंसने लगी और ये टूटी छोटे छोटे टुकड़ों में और साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स बने, तो ये वेसिकल्स जो थे, ये वेसिकल्स फिर कुछ वेसिकल्स ने रेस्पिरेटरी पाथवे अपनाना शुरू किया। इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स, डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए जिनके अंदर टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, जिनके अंदर कुछ जीन्स थी फॉर टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए की कोडिंग के लिए एमआरएनए, ये सब आरएनएज पाए जाते थे एंड ये आरएनएज फिर हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स की कोडिंग करते थे। इन आरएनएज के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस होता था, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता था एंड इसके कारण जो कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ इन साइटोप्लाज्मिक वेसिकल से। सेकंड मॉडल जो दिया गया वो है मॉडल ऑफ कैवलियर एंड स्मिथ। दिस इज जनरल मॉडल, ये एक जनरल मॉडल है और ये सजेस्ट करता है कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, लाइजोसोम्स एक्सेट्रा कैसे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज कैसे इवॉल्व हुए। इस मॉडल के हिसाब से ड्यू टू बडिंग ऑफ एंड फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट एनक्लोज सम एंड ड्यू टू
कुछ some extra chromosomal DNA segments in these vesicles, different cell organelles were formed. इस मॉडल के अनुसार क्या है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हुआ एंड इट बडेड ऑफ, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट गई और फिर वो टुकड़े मिल करके उनके अंदर थोड़ा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ गया, थोड़ा डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए, डीएनए के सेगमेंट्स आ गए जिनको कि प्लाज्मिड्स कहते हैं, वो आ गए। और ये छोटे छोटे वेसिकल्स, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये छोटे छोटे वेसिकल्स फिर आगे चल करके डिफरेंट सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज का निर्माण इन्होंने किया। वो स्ट्रक्चर्स, सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स दे डेवलप्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ स्ट्रक्चर्स इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डेवलप हुए, कुछ क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एंड सिमिलर, और इसी क्रिया से ही ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, न्यूक्लियस का भी निर्माण हुआ। एंड न्यूक्लियस तो वो बना जिसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए गए थे, एंड वो क्रोमोसोम्स फिर एक मेम्ब्रेन से चारों ओर मेम्ब्रेन से एनक्लोज हो गए एंड उन्होंने न्यूक्लियस का निर्माण किया। देन थर्ड मॉडल, इट वाज मॉडल ऑफ रेजेंडल्स। According to this model, DNA of proto-eukaryotic cell duplicated into 2 copies of DNA that were enclosed by separate membranes to make separate compartments. ऐसा माना जाता है इस मॉडल के अनुसार कि जो प्रोटोयूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए था, वो डीएनए, उस डीएनए ने, पहले वो डीएनए एक सिंगल फ्रेगमेंट में था, वो डीएनए इट मेड अनदर कॉपी, उसने अपनी एक और डुप्लीकेट कॉपी डीएनए की बनाई, और फिर ये दोनों कॉपीज ऑफ डीएनए देवर, इन दोनों के चारों ओर अलग अलग मेम्ब्रेन्स के अंदर ये दोनों डीएनए फिर बंध गए या सराउंड हो गए, अलग अलग मेम्ब्रेन्स ने इन दोनों कॉपीज ऑफ डीएनए को सराउंड कर लिया, ढक लिया, टू मेक, और इस तरह से 2 सेपरेट कंपार्टमेंट्स एक कोशिका के अंदर बन गए। Much of DNA of one compartment was eliminated, leaving only that part which was necessary for mitochondrial function. This compartment ultimately developed into mitochondria. तो एक कंपार्टमेंट जिसके अंदर डीएनए का ज़्यादातर पोर्शन एलिमिनेट हो गया, नष्ट हो गया या पीछे छूट गया, और केवल थोड़ा सा भाग ही उस कंपार्टमेंट के अंदर रहता है, तो ऐसा कंपार्टमेंट जिसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा डीएनए का पार्ट होता है और बाकी शेष भाग डीएनए का पीछे रह जाता है, वो कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है और वो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डेवलप हो जाता है। जबकि वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर डीएनए का बिल्कुल लॉस नहीं होता, डीएनए बिल्कुल नष्ट नहीं होता, वो कंपार्टमेंट अल्टीमेटली फिर न्यूक्लियस का निर्माण करता है। और ऐसा माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट का निर्माण भी इसी क्रिया से होता है। एंड इस तरह से एक कोशिका के अंदर डीएनए का न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है कुछ और थ्योरीज जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज का निर्माण होता है अदर देन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ओके।